infertility. So infertility, it is the ability, or we can say that it is a problem in for a fertile couple, which include or which involve the ability or problem of unable, is known as or can be defined as the problem to enable to produce offspring in spite of unprotected sexual intercourse. So, in spite of unprotected sexual intercourse, when the fertile couple will unable to produce their offspring or to conceive the pregnancy, that condition or that problem, it is known as the infertility. उसी को आप बोलेंगे infertility. ओके, ये डिफिनीशन क्लियर हुआ? यस सर. ओके, तो अगला जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपको दो मेन टॉपिक आपको पढ़ना है. द फर्स्ट इज अबाउट द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड द सेकेंड इज about the method to inhibit or method to get rid of infertility or level of infertility. infertility का जो ठप्पा लगता है उससे डील करने के लिए या उससे बचने के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए हैं, कौन कौन से मेथड्स डेवलप हुए हैं, उसके बारे में. उसको हम कॉमनली कलेक्टिवली बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ओके, तो ये दो टॉपिक आपको इसके अंदर में पढ़ना है इनफर्टिलिटी के अंदर में. पहला आपको रीजन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इसमें आपको नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज को स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन्स की. हाँ, टेस्ट ट्यूब टेक्निक इसी में आता है. कौन सा? टेस्ट ट्यूब. हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी ये इसी में आता है. इसको IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अभी ART के अंदर में ही उसको पढ़ा जाएगा. पहले रीजन्स की बात करते हैं. कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, रीजन और कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी. So there are many reasons behind the infertility or for responsible for infertility in the case of a fertile couple. Means due to even unprotected sexual intercourse will also not lead to the production of offspring. So that situation is called due to number of reasons, and that reasons we will consider, and they may be physical reason. So what may be the physical reason? So physical reason may be the inability of the reproductive organs के इनेबल होने की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम्स हो सकता है. मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये या तो कंसीव नहीं होता है या फिर जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, तो इस वजह से वो इनफर्टिलिटी को लीड करता है. द सेकेंड मे बी द कंजेनाइटल. Many times the reason or the cause of infertility may be the congenital. Congenital means clear है ना, means ये जेनेटिक भी हो सकता है. हाँ, पेरेंट से भी जो है इसके जीन भी होते हैं इनफर्टिलिटी के. मीन्स वो जीन अगर बॉडी में रहता है तो वो जीन जो है अलाउ नहीं करेगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, या फिर फर्टिलाइजेशन को अलाउ कर सकता है तो वह इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर सकता है.
या इम्प्लांटेशन हो जाता है तो कुछ समय तक ही जो है वह एग्जिस्ट कर पाता है। उसके बाद जो है हार्मोनल लेवल डाउन हो जाएगा और फिर से जो है क्या बोलते हैं अनयूजुअल एबॉर्शन को लीड कर सकता है। तो कंजेनाइटल जो है जेनेटिक जब जीन में ही वो रहेगा तो ये भी एक तरह का रीजन हो सकता है, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। उसके अलावा जो है द रीजन्स में भी द नंबर ऑफ डिजीजेस में आल्सो एक्ट एज द रीजन और कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अभी आपको बताया गया कि एसटीडीज में ही जो है जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सो कॉम्प्लिकेटेड एसटीडीज में लीड टू एसटीडीज। ओके, उसका इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं। उसके अलावा जो है द रीजन्स में भी द यूज ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, use of certain kind of medicine or drugs may also lead to infertility for the fertile couple। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनके मेडिसिन जो है बहुत ही हार्ड होते हैं और उसको यूज़ करने की वजह से जो है बॉडी में इनफर्टिलिटी का सिम्टम दिखाई देता है। एंड देन इट मे बी इम्यूनोलॉजिकल। The other cause or reason may be the immunological। Immunological means or immunity। Okay, immunity may also lead to prevent either fertilization or conceiving the pregnancy after fertilization। या तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं या फिर जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्म को ही किल कर सकते हैं। ओके, और स्पर्मिसाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, एंटीबॉडीज़ का मेन वर्क क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं बॉडी में उनको किल करना। तो ऐसे में कुछ एंटीबॉडीज़ जो है स्पर्मिसाइडल भी हो सकते हैं और स्पर्मिसाइडल होने की वजह से व्हेन द इंसेमिनेशन ऑकर, ओके, जस्ट आफ्टर इंसेमिनेशन द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किल द स्पर्म आफ्टर इंसेमिनेशन। तो वो भी जो है एक तरह से इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इसके अलावा जो है द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी में भी द साइकोलॉजिकल। द रीजन और कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी में भी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कैसे हो सकता है? तो देखिए, फॉर the event or for the phases of reproduction there are a number of hormones are responsible either in male or in female। मेल और फीमेल दोनों ही केस में जो है हार्मोनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द रिप्रोडक्टिव फेजेस। तो ऐसे केस में ये जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, बॉडी का सिचुएशन होता है साइकोलॉजिकल सिचुएशन, तो कुछ साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जो पर्सन जो है रेगुलरली उसको यूज़ करते हैं, अपने रेगुलर हैबिट में वो अडॉप्ट कर लेते हैं और वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वह बॉडी में जो पर्टिकुलर हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए उस हार्मोन के लेवल को रिड्यूस कर देते हैं और ड्यू टू रिडक्शन और एक्सेस ऑफ द पर्टिकुलर हार्मोन्स देयर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ, जैसे देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर हाई रहता है, ओके, तो ऐसे केस में जो आपका FSH और LH जो है उनका लेवल लो रहेगा, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा और ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम जो है ओविडक्ट में पहुँचेगा नहीं। तो जब ओवम ही नहीं ओविडक्ट में पहुँचेगा तो स्पर्म के आने के बावजूद भी जो है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकली भी जो है ये इनफर्टिलिटी लीड होता है। ये क्लियर है रीजन्स और कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ओके, तो ये सभी जो है रीजन्स से अब आगे आपको बढ़ना है कि ये सभी रीजन्स की वजह से या इनफर्टिलिटी की वजह से हम जो टेक्नोलॉजी, वैसे तो देखिए होता क्या है कि कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, या ड्यू बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट
जो क्लिनिक्स होते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक जिसको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पेशेंट होते हैं या फिर कपल्स होते हैं who suffers from infertility, they may be cured by the use of some medicine, by the help of some treatments, okay, that are available at infertility clinic. infertility clinic पे अवेलेबल होते हैं डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, उनको ये सारा जो है इंफॉर्मेशन रहता है। तो मेडिसिन से इसको हम क्योर कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको क्योर किया जा सकता है। बट अगर कुछ केस ऐसा भी होता है वेयर द ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इनफर्टिलिटी, तो ट्रीटमेंट अगर नहीं पॉसिबल, ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक क्या होगा, ये ट्रीटमेंट करेंगे। इनफर्टिलिटी क्लिनिक अलाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द इनफर्टाइल और नॉन फर्टाइल पीपल्स। बट अगर ये ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट से सही नहीं होते हैं तो ऐसे में जो दूसरा मेथड होता है, ये पहला मेथड है टू डील विद द इनफर्टिलिटी। द फर्स्ट मेथड इज द इनफर्टिलिटी क्लिनिक, ओके, मीन्स द कंसल्टेशन विथ द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। एंड द सेकेंड मेथड टू डील when infertility clinic will not be able to treat the problem of infertility. So the second method used, it is the ART. The second method used, it is ART, assisted reproductive technology. The second method, it is the assisted reproductive technology. तो ये दो मेथड हैं जिससे हम इनफर्टिलिटी को डील कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का या फिर अनफर्टाइल कपल का, कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे, अगर जैसे मान लीजिए कि मेल में है स्पर्म काउंट जो है बहुत ही कम रह रहा है, बिकॉज फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन इन हेल्दी पर्सन देयर शुड बी अ प्रॉपर स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। बट कुछ केस में क्या होता है कि इनफर्टिलिटी उसी की वजह से होता है ड्यू टू लो स्पर्म काउंट। तो मेडिसिन या फिर कुछ हार्मोनल मेडिसिन की वजह से उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं स्पर्म काउंट को। तो वो मेडिसिन के थ्रू हो सकता है। या फिर दूसरा केस क्या होता है कि फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में जो मेडिसिनल रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इम्प्लांटेशन, मीन्स यूट्रस विल नॉट एबल टू इम्प्लांट, यूट्रस जो है प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है इम्प्लांटेशन के दौरान। तो कुछ ऐसे मेडिसिन या फिर कुछ हार्मोन्स का लेवल, जैसे मान लीजिए प्रोजेस्ट्रॉन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन में लीड टू द or which allow the uterus to becomes able to implant, okay, or uterus becomes suitable for implantation। तो जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ेगा तो वैसे ही यूट्रस जो है ठीक होगा और सूटेबल होगा फॉर इम्प्लांटेशन। प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया जा चुका है कि प्रोजेस्ट्रॉन ही डिपेंड करता है, या लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ही डिपेंड करता है गेस्टेशन पीरियड को, ओके, और प्रेगनेंसी को। तो इस तरह से जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है मेल इनफर्टिलिटी का भी और फीमेल इनफर्टिलिटी। और जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है तो उस केस में ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंडर में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज आएंगे उसी के बारे में आपको वन बाय वन पढ़ना है। सो फर्स्ट टेक्नोलॉजी वी विल डिस्कस, इट इज़ अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। In short, it is known as IVF, or in other word, it is also known as test tube baby. Or test tube baby program.
दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो देखिए इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम और IVF में होता क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है इट इज़ आउटसाइड द बॉडी, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन it is followed by another process which is known as zygotic ट्रांसफ़र, सॉरी एम्ब्रियो, जाइगोटिक ट्रांसफ़र और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। वो जाइगोट का भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एम्ब्रियो का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर ये जो है तो इसको अगर डिफाइन करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को डिफाइन किया जाए, सो इट इज़ डिफाइंड एज द फर्टिलाइजेशन technique of fertilization outside the body, technique of fertilization outside the body in almost similar condition. In almost similar condition or environment. Similar condition means the condition which is inside the body of female reproductive organ, inside the body of female or woman where the fertilization take place in oviduct. तो सेम कंडीशन में जो है फर्टिलाइजेशन होगा बट आउटसाइड द बॉडी, सो दैट fertilization is known as in vitro fertilization, and the medium along with the culture dish it is required for the fertilization outside the body, and medium involve the nutrient medium along with some hormones, and it is followed by the embryo transfer. Followed by embryo transfer. In short, it is known as ET. So IVF when take place, it is followed by ET और ZT भी इसको बोल सकते हैं, because the zygotic transfer also will take place. तो ET जो है ये दो तरह का होता है. ET can be of two types. इसको अभी जो है ये ET जो है ये हो सकता है ZIFT, इसको हम बोलते हैं जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। मीन्स अगर ये जो है ब्लास्टोमियर या तो जाइगोट फॉर्म में रहे या फिर अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक जो कंडीशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसको जो उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्टली इनटू द ओविडक्ट होता है या फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए उस स्टेज को जो है ZIFT बोलते हैं, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। मीन्स दिस कैन टेक प्लेस एट और up to 8 ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर की क्लियर है? प्रीवियस क्लास चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है क्लीवेज स्टार्ट होता है, तो क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनते हैं वो मास ऑफ सेल बनाते हैं, एक साथ इकट्ठा रहते हैं, और उन सभी सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। 2 सेल स्टेज, 3 सेल, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ये सभी ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स का अगर ट्रांसफ़र करना होगा आफ्टर IVF के बाद, जब हमको अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स का ट्रांसफ़र करना होगा तो वो ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में होगा, क्योंकि उस समय अभी जो प्रो एम्ब्रियो होता है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, ये नेटवर्क कुछ गड़बड़ रहा होगा। तो देखिए जो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स का स्टेज होता है, वो सिचुएशन
कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? फैलोपियन ट्यूब में ही एग्जिस्ट करता है। फैलोपियन ट्यूब से जब वो यूट्रस में आता है तो उस समय तक वो अबाउट 100 सेल स्टेज में पहुंच जाता है। ओके, तो ये सिचुएशन जब फैलोपियन ट्यूब में ही बनता है तो इसीलिए इसका ट्रांसफ़र भी हम क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में करते हैं, इसीलिए इसको ZIFT बोला गया। और दूसरा जो होता है ET, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इट इज़ द IUT, इट इज़ द IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र मीन्स जो दूसरा मेथड होता है IVF को फॉलो करने का, वो ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस। वो यूट्रस में जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यूट्रस में जो ट्रांसफ़र होता है वह कौन से स्टेज में ट्रांसफ़र होगा? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, okay, and in at the stage of blastocyst the process of implantation occurs in the wall of uterus। wall of uterus में जो है इसी स्टेज में implantation process होता है। तो ये दो जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है which need to follow the IVF, जो IVF को फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं रीजन्स ऑफ यूज़ ऑफ IVF। IVF का यूज़ जो है क्यों ज़रूरी होता है, मीन्स किस केस में कंडीशन क्या होता है IVF को यूज़ करने में। तो कंडीशन ऑफ IVF, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ IVF, इसके बारे में बात करते हैं। सो देयर मे बी सम कंडीशंस सच एज ब्लॉक्ड ओविडक्ट। तो पहला कंडीशन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये कंडीशन ये हो सकता है अगर ओविडक्ट ब्लॉक्ड है। तो ओविडक्ट ब्लॉक्ड होगा तो ऐसे केस में ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा नहीं। तो ओवरी से जो है ओवम को, मैच्योर ओवम जस्ट आफ्टर ओवुलेशन ओवरी से ओवम को लेकर के और ये जो है फर्टिलाइजेशन बाहर करा के उसके बाद यूट्रस में ट्रांसफ़र करा देंगे। दूसरा केस जो बनता है तब तो मैस्टरबेशन भी नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता, पॉसिबिलिटी बनेगी। जब ओविडक्ट ब्लॉक रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। या फिर देखिए मेंस्ट्रुएशन हो सकता है क्योंकि आफ्टर ओव्यूलेशन जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है किससे बनता है? कार्पस ल्यूटियम से बनता है। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो यूट्रस की लाइनिंग थिक होगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स तक वो ये करता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे जो है कार्पस ल्यूटियम छोटा होता जाएगा और कार्पस ल्यूटियम छोटा हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा तो यूट्रस क्या होगा? ब्रेक करना शुरू होगा। तो वो प्रोसेस होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैच्योर ओवा रहेगा वो कहाँ जाएगा? मैच्योर ओवा जो है वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में ही जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, साइड के जो सेल्स होंगे। ओके, जैसे देखिए होता क्या है कि अगर वो क्या बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी में भी तो वही प्रोसेस होता है, ब्लॉक कर दिया जाता है ओविडक्ट को तो भी जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता ही है। ओके, सेकंड जो है कंडीशन हो सकता है स्पर्मिसाइडल सेक्रीशन। स्पर्मिसाइडल सेक्रीशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्मिसाइडल सेक्रीशन हो रहा है तब भी जो है ये लीड करता है द लेस काउंट ऑफ स्पर्म, क्योंकि जो स्पर्मिसाइडल होते हैं उस स्पर्म को क्या करेंगे? किल कर देंगे जो ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच रहा है और उसको जो है फैलोपियन ट्यूब तक जाते जाते सारे स्पर्म जो है खत्म हो जाएंगे या बहुत कम स्पर्म बचेंगे तो कम स्पर्म में जो है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा रीजन उसमें देखिए होता क्या है कि ज़्यादा स्पर्म होंगे तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा ओवर द ओवम, तो उसको प्रेशर भी जो है फर्टिलाइजेशन को लीड करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो है मेल में क्या, ये सारे तो प्रॉब्लम्स जो हैं फीमेल में हो, फीमेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल भी जो है मेल में भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिससे IVF यूज करना
होता है। तो मेल में जो कंडीशन होता है दैट इज लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट इट इज द कंडीशन इन मेल टू यूज IVF। तो ये सारे जो है इंफॉर्मेशन थे IVF से रिलेटेड। कुछ एक